गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट क्लास प्लस ऐप पे अपलोड कर दिया गया है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे भी मिल गई होगी। तो क्लास प्लस ऐप पे हमने बुकलेट इसलिए अपलोड कराया क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमेशा ये कंप्लेन कर रहे थे कि दूसरे वाले ऐप पे मतलब जो भी मटेरियल डाला जाता है उसको ओपन होने में प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स फाइल ओपन हो जाती है, समटाइम्स नहीं होती। दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आप सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पे ही आप उसको ओपन कर सकते हो, बट क्लास प्लस ऐप पे जो भी मटेरियल आपको मिलेगा उसको आप लैपटॉप पे, टैब पे कहीं भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है क्लास प्लस ऐप पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट को ऐड कर दिया गया है और वो बेसिकली दो ग्रुप में ऐड किया गया है। एक मिडजी केसी +1 करके जो ग्रुप है उसमें भी है और एक +1 केमिस्ट्री लाइव जो ग्रुप है उसके अंदर भी ऐड किया गया है। ठीक है, वैसे मिडजी केसी +1 पे ही मैं आप सारे जो है जो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, वो भी मैं उसी पे अपलोड करता हूँ। आप में से हो सकता है कुछ लोग देख भी रहे हो। तो जिस जिस मतलब जो है ग्रुप पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे वीडियो लेक्चर्स मिले हैं, उसी ग्रुप पे आपको बुकलेट भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आगे से असाइनमेंट और डीपीपीज भी इसी ऐप पे अपलोड होंगी। और अगर किसी स्टूडेंट ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लेना बेटा। ठीक है, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो जितेंद्र सर से कांटेक्ट करके और आप जो है वो उस ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा लो। अब जो दूसरा वाला मोबाइल एप्लीकेशन है मिडजी का, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज होगा। इस ऐप पे आपको वीडियो लेक्चर्स और असाइनमेंट आपको यहां मिलेंगी। अच्छा, मैंने कल की क्लास में आपको एनसीईआरटी से दो पेजेस पढ़ने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है? जो रीडिंग वर्क मैंने दिया था वो कंप्लीट कर लिया है बेटा? चलो ठीक है, बट रिस्पांस तो मैं 6-7 स्टूडेंट का ही देख रहा हूं। इसका मतलब बाकी स्टूडेंट्स ने उसको रीड नहीं किया है। ओके, चलो तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बेसिकली रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या वजह थी वो यहां पे डिस्कस की जा रही है। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोला हिस्टोरिकली results observed from the studies of interactions of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules.
Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford. बेसिकली यहाँ पे जिस इंसिडेंट की ये बात कर रहे हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट कराने पे वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए, तो उन सबका जब एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखा गया तो उसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में नहीं मिला। फिर नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी, तो वो एटॉमिक मॉडल जो है वो बोहर ने प्रोवाइड किया। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। एक बार फिर से देखते हैं। हिस्टोरिकली results observed from the studies of interactions of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford. Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. These were, वो दो डेवलपमेंट कौन कौन से जिनकी वजह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल को फॉर्मुलाइज किया गया। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which means that radiations possess both wave like and particle like properties. अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक मान लो रिवर है या एक पॉन्ड है जहां पे वाटर कलेक्टेड है, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप एक स्टोन पीस लेते हो और उस स्टोन पीस को पानी के अंदर खींच के मारते हो। तो आप ये देखते हो कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो वहां से अलग होकर के इधर उधर छिटक जाते हैं, है कि नहीं। वो कहीं भी इवन थोड़ा भी पानी अगर कहीं हो और वहां पे आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को अगर खींच करके मारो तो पानी की बूंदें जो है वो छिटक करके इधर उधर जाती। अब ये बात अगर आप देखो तो वहां पे वाटर जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स वो रिवर वाटर या पॉन्ड वाटर से अलग क्यों हुए। अगर आप उस वजह को समझो तो उसके पीछे वजह ये है कि जो आप स्टोन को हिट कर रहे हो, स्टोन को जो आप प्रोजेक्ट करा रहे हो, उस स्टोन को आपने मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। स्टोन के अंदर मोमेंटम है क्योंकि उसका अपना मास है और उसको आपने वेलोसिटी प्रोवाइड की। वो उस मोमेंटम से जब वाटर सरफेस को हिट करता है तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स वहां पे जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंडिंग फोर्स है, उस बाइंडिंग फोर्स को ब्रेक करके वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से अलग हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहां से अलग हो जाता है। इसका मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट को वहां से अलग करने के लिए हमने स्टोन को यूज किया जो कि मोमेंटम इंपार्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक मैटर है, मैटर से कॉन्स्टिट्यूटेड वो ऑब्जेक्ट है और उसको हमने वेलोसिटी दी हुई है। एग्जैक्टली यही फिनोमेना एक और जगह पे देखने को मिलता है, बट वहां पे हम स्टोन यूज नहीं करते, बल्कि वहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, यानी कि लाइट को यूज करते हैं। अब जरा देखो होता क्या है। जैसे हमारे पास एक मेटल सरफेस है और हमें पता है कि मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन सी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि आगे आप पढ़ोगे फोटोन टर्म आएगा क्वांटम थियरी, जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं क्वांटम थियरी में। तो एक फोटोन आकर के उस सरफेस को हिट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के उस सरफेस को हिट करती है, तो क्या होता है, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाते हैं।
अब जरा सोचो कि भाई स्टोन तो मोमेंटम इंपार्ट कर सकता था, इस वजह से वाटर ड्रॉपलेट अलग हुए। क्या फोटोन भी मोमेंटम इंपार्ट कर सकता है? क्या फोटोन मैटर से बना है? फोटोन तो मैटर से नहीं बना। फोटोन का क्या अपना कुछ मास है? नहीं है। फोटोन का कोई मास नहीं है, तो फिर फोटोन वही काम कैसे कर रहा है जो काम जो है कौन कर रहा है? स्टोन कर रहा है। तो इस इंसिडेंट से ये स्टैब्लिश हुआ कि जो लाइट है, लाइट के अंदर भी पार्टिकल नेचर होता है जैसा स्टोन के अंदर, और लाइट जो है वो मोमेंटम को इंपार्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसी इंसिडेंट की बात यहां पे कर रहे हैं। तो क्या आपको कुछ बेसिक आइडिया लगा? जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, क्या कुछ बात आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, और यही जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अभी हम लोग पहले ये डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद फिर हम लोग क्वांटम थियरी डिस्कस करेंगे, और क्वांटम थियरी के एप्लीकेशन में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब धड़ाधड़ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जिन पे बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको एक अलग फेज देखने को मिलेगा। अब तक जो पार्ट आपने पढ़ा है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स उतने बनते नहीं है, बहुत ढूंढने से आपको एक आध दो क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अब आगे जो पार्ट डिस्कस होने वाला है वो न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है, बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम्स में आपको अच्छी खासी वैरायटी भी देखने को मिलेगी, मजा आएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूं। बोला हिस्टोरिकली रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड from the studies of interactions of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford. बोहर ने उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया और अपना एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. These were, number one, dual character of the electromagnetic radiation, which means that radiations possess both wave-like and particle-like properties. देखो, ये लाइट जो है ना, लाइट का बिहेवियर कैसा है, इसको लेकर के काफी समय से लोगों में बड़ा कंफ्यूजन सा रहा है। ठीक है, पहले लोग समझते थे कि लाइट जो है बेसिकली न्यूटन की एक थियरी है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी बोलते हैं। वहां पे न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल से बना है। ठीक है, बाद में हाइगन एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट जो है वो वेव से बना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैक्सवेल ने भी उस बात को जो है एस्टैब्लिश कर दिया कि नहीं, लाइट जो है वो वेव ही है, वो पार्टिकल नहीं है। ठीक, लेकिन आगे चल करके फिर क्वांटम थियरी में ये बात बोली गई। क्वांटम थियरी जब डिस्कस हुई तो क्वांटम थियरी में लाइट के अंदर बोला गया कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर के, वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब लाइट हैज डुअल नेचर। तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के सिर्फ वेव नहीं है, लाइट सिर्फ पार्टिकल नहीं है, बल्कि लाइट के अंदर वेव वाली कैरेक्टरिस्टिक भी है और पार्टिकल वाली कैरेक्टरिस्टिक भी है, इसलिए हम बोलते हैं उसके अंदर डुअल नेचर। दूसरा पॉइंट बोला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा which can be explained only by assuming quantized energy, electronic energy levels in atoms. बेसिकली ये स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, थोड़ी बहुत बात मैंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन के साथ आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम कहीं पे भी अगर एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसको, उस ट्रांजिशन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेक्ट्रम को यूज किया जाता है।
अब आप बोलोगे स्पेक्ट्रम का क्या एडवांटेज है, तो मैं आपको बता दूं, स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक एटम का फिंगरप्रिंट होता है। जो स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम एटम का फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ी बात है फिंगरप्रिंट होना। मतलब जैसे हर हर पर्सन का फिंगरप्रिंट दूसरे से डिफरेंट होता है, इसीलिए जब कोई क्राइम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए फिंगरप्रिंट को मिलाया जाता है, क्योंकि एक बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे बंदे के फिंगरप्रिंट से नहीं मैच करेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो नेचर में हम बोलते हैं 118 एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में हम बोलते हैं 118 एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। ठीक है, एक एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करता, इसीलिए बोलते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है। अब जैसे सोचो कि अगर किसी ने कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसने जो एलिमेंट डिस्कवर किया वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट से डिफरेंट है? क्या करेगा वो? पहले वो उस सैंपल का स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट उसने वो समझ रहा है कि एक नया एलिमेंट है, उसका जो सैंपल उसके पास है, वो क्या करेगा? उस सैंपल का स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करेगा, और फिर क्या करेगा? फिर उस रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम को जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनके स्पेक्ट्रम के साथ मिलान करेगा, मिलाएगा, मैच कराएगा। अगर रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके स्पेक्ट्रम से अलग मिला, मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से अगर वो स्पेक्ट्रम मैच नहीं करता है, इसका मतलब है कि उसने एक नया एलिमेंट को डिस्कवर किया। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो वेरीफाई होता है। इसीलिए बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। नो टू एलिमेंट possess सेम स्पेक्ट्रम। ये बात समझ में आई बेटा? ये बात समझ में आई? स्पेक्ट्रम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो दो डेवलपमेंट थे जिनसे एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी, मतलब जो एग्जिस्टिंग एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन दो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी। वो डेवलपमेंट क्या थे? एक तो लाइट के अंदर डुअल नेचर है। ठीक है, लाइट के अंदर डुअल नेचर है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, हाँ, आइसोटोप का स्पेक्ट्रम सेम होता है। आइसोटोप का स्पेक्ट्रम सेम होता है बेटा। वहां पे डिफरेंस जो है वो फिर दूसरे अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक मास स्पेक्ट्रोग्राफी भी होती है, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफी से आइसोटोप्स को अलग किया जाता है। तो पहला डेवलपमेंट जिसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे नहीं मिल पाता, वो क्या है? कि लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, मतलब लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के अंदर वेव नेचर भी है। इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में नहीं है। दूसरा डेवलपमेंट जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो सेकेंड डेवलपमेंट क्या है? कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो पैटर्न मिलता है वो पैटर्न क्यों ऑब्जर्व होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में नहीं है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया। तो ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया बेटा? ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया? पहले भी समझ में आया था? पहले कितना समझ में आया था?
भाई पहले और बाद का डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। पहले कितना समझ में आया था और अभी कितना समझ में आया? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले एक बुकिश तरीके से आपने पढ़ लिया था, अभी थोड़ी फीलिंग आ गई होगी, है कि नहीं? हाँ सही है, तो फील करना बहुत जरूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उस कॉन्सेप्ट की, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट अगर आप समझ जाओगे ना, तब आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, तब आप उसको फील करने लगोगे। अब जरा देखो बेटा, आगे बोल रहा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल, यहां पे 1870 लिखा हुआ है। जेम्स मैक्सवेल in 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields. तो इन्होंने चार्ज बॉडीज और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स का जो इंटरैक्शन है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल, जरा इस बात को भी समझना। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल पे, अगर हम एटम के लेवल पे बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। लेकिन अगर हम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूटेड सैंपल के लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब लार्ज स्केल लेवल पे, और माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब स्मॉल स्केल पे। ठीक है, तो बहुत छोटे लेवल पे अगर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, और अगर हम बहुत बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं मतलब मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। तो जेम्स मैक्सवेल in 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on macroscopic level. He suggested that when electrically charged particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. न्यू बुक में उससे पहले भी एक पैराग्राफ है। कौन सा पैराग्राफ? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। अरे कौन सा पैराग्राफ की बात कर रहे हो? अच्छा, इन द मिड, एक मिनट देख लेता हूं। हाँ यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर of electromagnetic radiations. Experimental results regarding atomic spectra will be discussed in section 2.4. यहाँ पे बोला कि in the mid 19th century, अच्छा कुछ नई इंफॉर्मेशन इन्होंने ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। In the mid 19th century, physicists actively studied absorption and emission of radiation by heated objects. These are called thermal radiations. जब कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो रेडिएशन इमिट करता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लो टेम्परेचर पे प्रेजेंट है और उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। मतलब वहां पे दो प्रोसेसेस होते हैं, जब वो हीट होने के प्रोसेस में है तो उस समय वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जब वो ऑलरेडी हीटेड है और कूल होना शुरू होता है तो वो रेडिएशंस को इमिट करता है।
These are called thermal radiations. They tried to find out of what the thermal radiation is made. It is now a well-known fact that thermal radiations consist of electromagnetic waves of various frequencies or wavelengths. It is based on a number of modern concepts which were unknown in the mid-19th century. First active study of thermal radiation laws occurred in the 1850s, and the theory of electromagnetic waves and the emission of such waves by accelerating charged particles was developed in the early 1870s by James Clerk Maxwell, which was experimentally confirmed later by Heinrich Hertz. ये हेनरिक हर्ट्ज वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को डिस्कवर किया। ये हेनरिक हर्ट्ज की जो बात की जा रही है बेटा, इन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। जो हमने लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी टर्म यूज किया था ना, उसकी यूनिट हमने लिखा था हर्ट्ज, जिसको हमने HZ से रिप्रेजेंट किया था। तो वो हर्ट्ज यूनिट जो है वो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे ही रखी गई है, और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को डिस्कवर किया था। उसका पूरा डिटेल बाद में आइंस्टाइन ने दिया, लेकिन इन्होंने उस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। In the early 1870s by James Clerk Maxwell, which was experimentally confirmed later by Heinrich Hertz. Here we will learn some facts about electromagnetic radiations. तो क्या गिवन है? बोल रहा है James Maxwell in 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on macroscopic level. He suggested that when electrically charged particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. ठीक है, मैंने क्या लिखवाया था मैक्सवेल थ्योरी के बारे में याद करो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन को डिस्कस करने से पहले मैंने बताया था आपको मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या लिखवाया था? When a moving charge particle is continuously subjected to acceleration, then it should lose energy in the form of electromagnetic radiation. मतलब जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन फ्रॉम अर्ली डेज एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट इट्स नेचर dates back to remote ancient times. In earlier days, Newton, light was supposed to be made of particles. तो न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको इन्होंने कॉर्स्क्यूल बोला। It was only in the 19th century when wave nature of light was established. यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम नहीं लिखा हुआ है, लाइट का वेव नेचर को एस्टैब्लिश किया हाइगन ने, HUYGEN, हाइगन। हाँ, डिफिनीशन पहले लिखा नहीं था क्या तुमने? अरे वो मैक्सवेल थियरी का स्टेटमेंट पहले नहीं लिखा था? तो मैंने ये बताया था कि when a moving charge particle is continuously subjected to acceleration, then it should lose energy in the form of electromagnetic radiation. अगर एक चार्ज पार्टिकल को जो मूव कर रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होना जरूरी है, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर लगातार बदल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। इसी को मैक्सवेल थियरी बोलते हैं। अभी थोड़ा इसको और सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोला मैक्सवेल वॉज अगेन द फर्स्ट टू रिवील दैट light waves are associated with oscillating electric and magnetic character. फिर आगे बोल रहे हैं although electromagnetic wave motion is complex in nature, साथ में अपने हाथ भी खड़े कर रहे हैं कि हम बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते. although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या. देखो बोल रहे अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करें 3 डायमेंशनल मैनर में, 2 डायमेंशनल मैनर में नहीं, 3 डायमेंशनल मैनर में, तो क्या होगा बेटा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया वाई एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया जेड एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करती हैं एक्स एक्सिस के अलोंग. ध्यान से समझो, अगर वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करती है, मतलब ट्रेवल करती है. और वो ट्रेवल कैसे करती है, बोल रहा है कि वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं उसके परपेंडिकुलरली हमेशा वो ऑसिलेट करती रहती है. जिस एक्सिस के अलोंग वो ट्रेवल करती हैं उसके परपेंडिकुलरली हमेशा वो ऑसिलेट करती हैं या वाइब्रेट करती हैं. ठीक है, तो अब जरा देखो. अच्छा, लेकिन यहां पे क्या है कि जब वो रेडिएशंस प्रोपेगेट करेंगी तो उनपे इन्फ्लुएंस इन दोनों का रहेगा. उनके ऊपर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी रहेगा. मतलब वो सिर्फ अकेले मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल नहीं कर सकती, वो अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल नहीं कर सकती, बल्कि उनके ऊपर दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा. वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नाराज करके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं मूव कर सकती, या मैग्नेटिक फील्ड को नाराज करके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं मूव कर सकती है. उनको दोनों का ध्यान रखना होगा. ठीक है, तो अब जरा देखो, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपेगेट करती हैं उनका पाथ कैसा होता है. अब जरा इस बात को समझो. जब ये रेडिएशन प्रोपेगेट करती हैं तो कुछ इस तरीके से इनका प्रोपेगेशन होता है. अब यहां पे देखो, ये तो वेव पाथ है, ठीक है, और इनका इनका जो ऑसिलेशन होता है बेटा, ऑसिलेशन इनका कुछ इस तरीके से होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्लेन में ऑसिलेट कर रही. ये डिस्कशन रियल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप सिर्फ इसका जो सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट वर्जन है, आप सिर्फ उसी को समझ सकते हो. डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको.
ये हमने बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्लेन में वाइब्रेट करने वाली वेव है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में भी वाइब्रेट करते हुए आगे प्रोपेगेट करती है। अब थोड़ा सा प्लानिंग से चलना पड़ेगा बेटा। ये एरो ऐसे बनाना, ये जेड के पैरेलल ही है, तभी आप इसको 3 डायमेंशनली अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। बेसिकली आप यहाँ पे ये जो वेव प्लेन देख रहे हैं ना, इसका वेव प्लेन और इसका वेव प्लेन ये परपेंडिकुलर है। ये वाली वेव जो है अगर वाई ये एक्स वाई प्लेन में अगर ये लाई कर रही है, तो ये वाला जो वेव प्लेन है ना, ये एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा। ये जो ग्रीन कलर वाला वेव प्लेन है, ये अगर एक्स जेड प्लेन है, तो ये रेड कलर वाला जो प्लेन वेव प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। ढंग से बनाओगे तो डायग्राम देख करके बड़ा अच्छा लगेगा। अरे कहां से मोमेंटम मोमेंटम ला रहा है तू? मोमेंटम नहीं, प्रोपगेशन। लाइट प्रोपगेट कर रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जिस एक्सिस के लॉन्ग वो प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती रहती है। ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। हाँ हाँ, मेरा डायग्राम तो अच्छा लगेगा ही। ठीक है, तो ये जो वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
बना लिया डायग्राम, आगे प्रोसीड करें। चलो देखो, बोले although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. तो अभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. तो आप नोट कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां पे नोट कर लो फर्स्ट पॉइंट, लिखो द ऑसिलेटिंग अरे अभी बोहर के बारे में बहुत कुछ नोट करना है, थक जाओगे लिखते लिखते। 2 क्लास पूरी बोहर मॉडल पे ही डिस्कस होनी है बेटा, अभी तो नाम सिर्फ सुन रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produced by oscillating charge particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave. तो बोल रहे कि वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, और वो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके साथ भी परपेंडिकुलर है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, अनलाइक साउंड वेव्स आर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum. तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो electromagnetic wave do not require any medium. Electromagnetic wave do not require any medium for its propagation. Electromagnetic wave do not require any medium for its propagation. आगे लिखो, they can propagate even in vacuum. जहां कोई मीडियम ही नहीं है वहां भी ये प्रोपेगेट कर जाती। बट अगर आप देखो जो दूसरी वेव्स होती हैं उनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। जैसे साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, साउंड वेव हमेशा जहां मीडियम होगा वहीं पे ट्रेवल करेंगी, वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर पाती, उनके लिए मीडियम का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट देखो, बोला इट इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which differ from one another in wavelength. These constitute what is called electromagnetic spectrum. ठीक है,
तो बहुत अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नेचर में प्रेजेंट होती हैं, और अगर हम उन रेडिएशंस को उनके वेवलेंथ के टर्म्स में या उनकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अरेंज करें, तो जो पैटर्न हमें मिलता है उसी पैटर्न को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिखो द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic radiation, the arrangement of electromagnetic radiation, the arrangement of electromagnetic radiation either in terms of decreasing order of their frequency, either in terms of decreasing order of their frequency or increasing order of their wavelength, or increasing order of their wavelength, decreasing order of their frequency or increasing order of their wavelength is called electromagnetic spectrum, is called electromagnetic spectrum. अब जरा देखो बेटा आगे यहाँ पे क्या गिवन है, बोला डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो अलग अलग रीजन है उनको हम अलग अलग नेम से डिफाइन करते हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, इस तरीके से उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन। तो यहां पे बोल रहे हैं कि सम एग्जांपल्स आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10⁶ हर्ट्ज। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज के आसपास होती है, 10⁶ हर्ट्ज के आसपास होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ रेडियो वेव्स ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, एक वेव की लेंथ 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब 2 वेव में आप पूरा इंडिया को नाप दो, इतनी बड़ी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो बोले कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10⁶ हर्ट्ज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। उसमें भी अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो उसमें भी 2 टाइप के मतलब 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ठीक है। और शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, उसमें भी अगर हम देखें तो जो मीडियम वेव है, मीडियम वेव में 2 क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, एएम एंड एफएम। रेडियो चैनल तो उसमें एफएम चैनल की बात करते हैं ना, एफएम, तो वो भी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही है क्लासिफिकेशन। तो some examples are radio frequency region around 10⁶ hertz used for broadcasting, microwave region around 10⁻10 hertz used for radar, infrared region around 10⁻13 hertz used for heating। अब ये जो एप्लीकेशन गिवन है ना, ये आपको लिख लेना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10⁶ हर्ट्ज के अप्रॉक्स, किस लिए यूज होती है, फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10⁻10 हर्ट्ज, किस लिए यूज होती है, रडार सिस्टम के अंदर इनको यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रीजन अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज यूज्ड फॉर क्या, हीटिंग, ठीक है, यूज फॉर हीटिंग। अल्ट्रावायलेट रीजन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज, अ कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन, सन से जो लाइट आती है वो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। The small portion around 10⁻15 hertz is what is ordinary called visible light। जो visible light है जिसको हम देख पाते हैं
उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास होती है। It is only this part which our eyes can see or detect. Special instruments are required to detect non-visible radiation. जो रेडिएशंस हम नहीं देख पाते उनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जिनको रेप्टाइल्स और जो दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो देख पाते हैं। ठीक है। The other commonly used quantity, especially in spectroscopy, is the wave number. अब ये सब टर्म्स को मैं अभी एक एक करके डिस्कस करता हूं, तो आप नोट करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन होती है कॉस्मिक रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज। ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज। उसके बाद कॉस्मिक रेज के बाद फिर गामा रेज, गामा रेज, फिर एक्स रेज, एक्स रेज, एक्स रेज के बाद फिर कंसीडर करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और यूवी रेज। ठीक है। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं विजिबल रेज, विजिबल रेज। ठीक। विजिबल रेज के बाद फिर हम कंसीडर करते हैं इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। ठीक है। इंफ्रारेड रेज के बाद फिर कंसीडर करते हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, और सबसे कम एनर्जेटिक रेडिएशंस है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ये सबसे कम एनर्जी की रेडिएशन है। अगर हम एनर्जी के हिसाब से देखें, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में अगर बात करें बेटा, तो आप अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप मतलब मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहे हो। यहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, और यहां पे क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। आप मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी की तरफ आ रहे हो। ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन है कॉस्मिक रेज, और सबसे कम एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं रेडियो वेव्स। ठीक है। तो ये तो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इनका अरेंजमेंट। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी इनका पैटर्न यही रहता है। जो एनर्जी का ऑर्डर है वही फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी और यहां पे बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखें, वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म्स में, तो ये पैटर्न फॉलो होता है। यहां पे मिनिमम वेवलेंथ होगी और यहां पे बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻14 मीटर ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻14 मीटर ऑर्डर की वेवलेंथ होती है, जबकि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 1000 किलोमीटर ऑर्डर की होती है। अब सोचो कितना एक्सट्रीम डिफरेंस है दोनों की वेवलेंथ में।
तो ये ऑर्डर क्लियर हो गया बेटा? ये जो पैटर्न है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम पैटर्न की बात करते हैं, वो पैटर्न जो है किस तरीके से डिफाइंड है? इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब देखो एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो बात बता रहा हूं आपको। अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ ये वाले रेडिएशन ही में देखने को मिलेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ ये रेडिएशन ही देखने को मिलेगा, सिर्फ ये पार्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होता है। अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेड रेज, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होते हैं। बाकी जो रेडिएशंस है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में नहीं ऑब्जर्व होते। अब देखो मैं आपको वेव की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जिनके बारे में आपको पहले से भी पता होगा। कुछ नई नई चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी। थोड़ा हो सकता हो प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिले, ठीक है? तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम लोग इसके बाद जस्ट क्वांटम थियरी को पढ़ने वाले हैं। क्वांटम थियरी में ये सब यूज होने, ये सारा जो डिस्कशन है वो इन्वॉल्व होगा। तो आप नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ डिफिनीशन लिखो, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest, distance between two consecutive crest or two consecutive trough, distance between two consecutive crest or two consecutive trough or any two consecutive point or any two consecutive point, any two consecutive point which are present in same phase, which are present in same phase is called wavelength, is called wavelength. आगे लिखो, it is represented by, it is represented by lambda. इसको lambda से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्रीक लेटर है lambda, तो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय lambda. आप जरा देखो, जैसे बोल रहा है कि अगर ये मीन पाथ है, ये क्या है? मीन पाथ, इसको बोल रहा है मीन पाथ, ये मीन पाथ है और ये है वेव पाथ।
ये है वेव पाथ, मतलब एक्चुअल पाथ है वेव पाथ, और ये उसका क्या है बेटा, मीन पाथ। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, इनको बोलेंगे, ये जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं, CREST। वेव पाथ के ऊपर जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या है, क्रेस्ट है। और उसी तरीके से जो मिनिमा वाला पॉइंट होता है, मिनिमा वाला पॉइंट बेटा, इसको बोलते हैं ट्रफ, ये ट्रफ है। मैक्सिमा वाला पॉइंट क्रेस्ट है और मिनिमा वाला पॉइंट ट्रफ है। अब देखो डेफिनेशन में क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या है, तो यहां पे बोल रहे हैं एक क्रेस्ट यहां मिला हमें और एक क्रेस्ट हमें यहां मिल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा यही है वेवलेंथ। उसी तरीके से दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलेंगे। ऐसे ही एक बात और बोली जा रही है कि कोई भी दो ऐसे पॉइंट वेव पाथ के ऊपर जो सेम फेज में, लेकिन वो पॉइंट कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट जो सेम फेज में है उनके बीच का डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट विच आर प्रेजेंट इन सेम फेज, जैसे देखो मान लो हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है, इस पॉइंट को। अब यहां पे वेव कैसे प्रोपेगेट कर रही है, अगर ये पता करना है तो आप यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। एग्जैक्टली इसी तरीके से वेव एक और जगह पे प्रोपेगेट कर रही होगी, वो होगी यहां पे। यहां भी आप देखोगे वेव इसी तरीके से जो टेंजेंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये सेम फेज में है, जहां पे टेंजेंट पैरेलल है, मतलब वो दोनों पॉइंट क्या है, सेम फेज में। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस को बेटा वेवलेंथ बोलेंगे। तो ये भी वेवलेंथ है। तो इस तरीके से वेवलेंथ को डिफाइन किया जाता है। ऑब्वियसली ये लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, एंगस्ट्रॉम होगी, नैनोमीटर होगी, पिकोमीटर होगी, डिपेंड करेगा, सुटेबल यूनिट हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट टर्म वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ये सिंबल यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी वाला जो सिंबल है न्यू, उसके ऊपर बार, न्यू बार, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसकी डिफिनीशन लिखो, वेव नंबर की डिफिनीशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ वेव, टोटल नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ वेव
present per unit length, total number of wave present per unit length is called total number of wave present per unit length is called wave number. Total number of wave present per unit length, total number of wave present per unit length is called wave number. ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितनी वेव है, अब जरा देखो बेटा कैसे निकालोगे इसको. यूनिट लेंथ, जैसे मान लो आपसे बोल रहे हैं 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं, एक वेव की लेंथ है लैम्डा. अब ध्यान से समझो, अगर एक वेव की लेंथ लैम्डा मीटर है, एक वेव की लेंथ अगर लैम्डा मीटर है, तो 1 मीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स होंगी, आप बोलोगे 1 बाई लैम्डा, है कि नहीं. तो जो वेव नंबर होगा न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर. अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट लेंथ की यूनिट है, तो उसका इनवर्स, तो आप इसको बोलोगे इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या लेंथ की जो दूसरी यूनिट है उनका इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, ऐसा. तो यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड वेव नंबर. ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखो बेटा. नेक्स्ट टर्म एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डेफिनेशन लिखो एम्पलीट्यूड की. लिखो हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम मीन पाथ, फ्रॉम मीन पाथ is called amplitude. Height of crest or depth of trough from mean path is called amplitude. तो जैसे देखो ये है एम्पलीट्यूड, आप अलग से डायग्राम बना करके आप यहां पे नोट कर सकते हो. तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड है बेटा, या ये एम्पलीट्यूड है. अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं. एक टर्म होती है इंटेंसिटी, आपने पहले भी कई जगह पे इंटेंसिटी नाम सुना हुआ है. इंटेंसिटी हमेशा नंबर को इंडिकेट करती है, ठीक है. तो क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, यूनिट एरिया से ज्यादा फोटॉन्स पास कर रहे हो. अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो उससे क्या होगा, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाती, ठीक है. एक ही कलर की ब्राइट लाइट भी होती है और डिम लाइट भी होती है. तो अगर उसी कलर की ब्राइट लाइट है, मतलब उस पर्टिकुलर रेडिएशन के जो फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स का ज्यादा नंबर वहां से पास कर रहा है. जैसे ब्राइट रेड लाइट है, ब्राइट रेड लाइट मतलब एक पर्टिकुलर रीजन से रेड कलर के ज्यादा फोटॉन्स पास कर रहे हैं. और बोल रहे हैं अगर डिम रेड लाइट है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे रेड कलर के कम फोटॉन्स पास कर रहे होंगे फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. ठीक है. तो अब मैं इंटेंसिटी की बात यहां पे क्यों बता रहा हूं, जैसे देखो अगर आप
मैं एक और एग्जांपल के थ्रू पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, आप अगर उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, तो जो उसका डायमीटर है कि नहीं, वो सर्कुलर होता है ना, वैसे वो स्पाइरल होता है। तो अगर हम उसको बता, अगर कंप्रेस करो तो एक सर्कल जैसा उसका अपीयरेंस होता है। अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या होगा, उसका सर्कुलर डायमीटर पे क्या इफेक्ट होगा, बोलो। अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसका जो सर्कुलर डायमीटर है उस पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो उसका जो डाया है बेटा वो छोटा हो जाता है, और जब आप उसको कंप्रेस करते हो ना, तो कंप्रेस करते हो तो उसका डाया बड़ा हो जाता है। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे, भाई लेंथ तो उसकी फिक्स है ना, आपने उसको खींच दिया, मतलब वहां पे उसको जो है आपने क्वाइल करके रखा हुआ है, अगर आप उसको अनफोल्ड कर रहे हो तो अनफोल्ड करे तो आपने उसको खींचा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो डायमीटर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। और जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, उसका डाया इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा वेव के साथ भी होता है। अगर आप इसी वेव को स्ट्रेच कर दो, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जरा अब समझना होगा क्या। अगर आप वेव को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हो मतलब यूनिट लेंथ में, आपको कंप्रेस्ड वेव अगर आप देखोगे तो यूनिट लेंथ में उनका नंबर बढ़ जाएगा। भाई अगर आपने वेव को कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड ऐसा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट लेंथ जो होगा, उस यूनिट लेंथ पे ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आएंगी। नंबर ऑफ वेव का मतलब क्या है, देखो यहां से लेकर के यहां तक एक वेव है बेटा, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई। इस तरीके से हम एक एक वेव को डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमने इसका एम्पलीट्यूड को बड़ा कर दिया, जरा देखो क्या होगा, एम्पलीट्यूड को बड़ा करने पे क्या होगा, देखो यही वेव है, अब हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब ये जो पूरा वेव यहां तक फैला हुआ था वो छोटे पार्ट में आ जाएगा। अब आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर लेंथ, जैसे मान लो अगर हम इसको यूनिट लेंथ बोल रहे हैं, यहां से लेकर के, कंपेयर करने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर मान लो ये हमने बोला यूनिट लेंथ है, तो आप यूनिट लेंथ में यहां कितनी वेव देख रहे हो, 1 2 3। इसमें अगर आप देखो यूनिट लेंथ में क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ वेव आएंगी, इसमें यूनिट लेंथ में ज्यादा नंबर ऑफ वेव आएंगी। जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो यूनिट लेंथ में ज्यादा नंबर ऑफ वेव लाई करेंगी। ज्यादा नंबर ऑफ वेव लाई करने का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाती है बेटा। तो अगर आप लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, on increasing the amplitude of wave, on increasing the amplitude of wave, on increasing the amplitude of wave, its intensity also increases, its intensity also increases। और क्या रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट I, intensity of light I is directly proportional to amplitude square
इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हम जैसे जैसे लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर हम लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये बोल सकते हो ब्राइट लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और डिम लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा। ब्राइट लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और डिम लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। ब्राइट लाइट versus higher intensity, bright light versus higher intensity than that of dim light. Bright light versus higher intensity than that of dim light. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है किसी भी इवेंट का रिपीटिशन। किसी भी इवेंट का रिपीटिशन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक इवेंट जो है वो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे वो इवेंट क्या है? वहां पे वो इवेंट एक वेव है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आप स्टेशन पे खड़े हो, कुरुक्षेत्र स्टेशन पे खड़े हो, कुरुक्षेत्र वाले स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे, करनाल वाले स्टेशन पे, पानीपत वाले पानीपत स्टेशन पे खड़े हो गए। ठीक है, मैं सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखो क्या है कि आप जो है अगर स्टेशन पे खड़े हो और आपके सामने से ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन का जो एक कोच है, मतलब एक डिब्बा, उसको मान लो एक वेव है, उसका एक डिब्बा क्या है? एक वेव है। ठीक, आप खड़े हो स्टेशन पे और आप ये काउंट कर रहे हो कि आपके सामने से कितने डिब्बे निकल रहे। ठीक है, एक सेकंड में आपके सामने से, अगर फास्ट मूविंग ट्रेन है तो एक सेकंड में आपके सामने से कितने डिब्बे निकल गए? दैट नंबर इज फ्रीक्वेंसी। अब वो ट्रेन क्या है? वो ट्रेन यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है? एक वेव, एक ट्रेन है, वेव ट्रेन। ठीक है, तो जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये है मीन पाथ, ये मीन पाथ है। ठीक, और ये वेव पाथ है बेटा। अब मान लो एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, यहां पे है ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर को टास्क क्या दिया गया? ऑब्जर्वर को यह बोला गया कि भाई आप काउंट करो कि एक सेकंड में यहां से कितनी ट्रेन पास कर रही।
मतलब एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव आगे जा रही है, ये काउंट करने के लिए बोला गया ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर काउंट कर रहा है, एक वेव कहां से कहां तक है, एक वेव है यहां से लेके यहां तक। अब वो देखेगा कि ऐसी कितनी वेव एक सेकंड में यहां से निकल गई, तो जितनी वेव यहां से एक सेकंड में पास करेंगी, दैट नंबर इज फ्रीक्वेंसी। लिख लो, डिफिनेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ वेव, टोटल नंबर ऑफ वेव passing through, total number of wave passing through a fixed point, total number of wave passing through a fixed point present on mean path, total number of wave passing through fixed point present on mean path is called wavelength, is called wavelength। क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट प्रेजेंट ऑन मीन पाथ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल न्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड कैसे लिख दिया, जरा इस बात को समझो। फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड कैसे बोला, एक इवेंट को पूरा होने में कितना टाइम लगा, और हम बोल रहे हैं कि एक सेकंड में वैसे कितने इवेंट हो जाते हैं। मान लो एक इवेंट को कंप्लीट होने में 10 टू द पावर -5 सेकंड लगते हैं, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, और वैसे इवेंट बार बार हो रहे हैं, तो एक सेकंड में वैसे कितने इवेंट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे एक इवेंट को अगर कंप्लीट होने में 10 टू द पावर -5 सेकंड लगता है, तो एक सेकंड में कितने इवेंट्स होंगे, 1 अपॉन 10 टू द पावर -5, यानी कि 10 टू द पावर 5। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब देखो, अगर आपसे ये बोला जाए, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो आपसे ये बोला जाए कि लैम्डा डिस्टेंस अगर उस वेव को ट्रेवल करना है, मतलब एक वेव की जो लेंथ है, अगर उस लेंथ के बराबर डिस्टेंस अगर उसको कवर करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है अपॉन क्या उसकी स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। तो लिखो, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव to cover, time required for electromagnetic wave to cover lambda distance, lambda distance t is equal to क्या हो जाएगा बेटा, lambda by c। time required to cover lambda distance by electromagnetic wave, तो इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, किस स्पीड से, c, स्पीड ऑफ लाइट से। कितना टाइम लगेगा, लैम्डा बाई सी, तो t इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी। और देखो फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, और टाइम पीरियड लैम्डा बाई सी है, तो ये क्या आ जाएगा, c बाय लैम्डा। तो यहां से देखो आ गया न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा।
यही रिजल्ट को हमने लास्ट क्लास में यूज किया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी बेटा हर्ट्ज। इसके लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? हर्ट्ज यूज करते हैं, HZ। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और साइकिल पर सेकेंड या पर सेकेंड। हर्ट्ज और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और साइकिल पर सेकेंड और सिंपली पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जिनको हम यूज करेंगे आगे के जो डिस्कशन होने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम थियरी। तो आप नोट करो, क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो मैं फिर से आपको कुछ टास्क देता हूं, रीडिंग टास्क। अच्छा एक चीज बेटा, इसमें जो ये शॉर्ट एग्जांपल गिवन थे वो आपने देख लिया क्या? एनसीईआरटी में जो शॉर्ट एग्जांपल थे उनको आपने देख लिया? जिन्होंने अगर नहीं इन क्वेश्चन को देखा है तो अब आप, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, अब आप इनको एक बार देख लेना कैसे सॉल्व करना है, अपनी तरफ से सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद ये हेडिंग गिवन है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। देखो ये हेडिंग गिवन है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन जो है ये आप देखो इस पेज पे जाकर के कंप्लीट हुआ। ये यहां तक है ये पूरा डिस्कशन। ये पेज नंबर 41 नए पेज, नए एडिशन में मैं बता रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले तक का जो पार्ट है ये पूरा आपको पढ़ जाना है। यहाँ पे देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग गिवन है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले का जितना भी डिस्कशन है एक बार आप इसको पूरा रीड कर जाओ और कल की क्लास में मैं इसको समराइज करूंगा। ठीक है, तो कल क्वांटम थियरी को फिनिश करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।